अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या चीज़ है और इम्यून सिस्टम, ये आपको अच्छे तरीके से तभी समझ आएगा जब आपने जो पिछला हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम वाला उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है, देखा है, पढ़ा है। तो अब हम इम्यूनिटी को स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी बेसिकली, क्योंकि ये मैंने पिछले लेक्चर से रिलेट क्यों किया है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम का ही एक फंक्शन है हमारा इम्यून सिस्टम बनाना। यानी हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़त है, जिसे आम ज़बान में क़ुव्वत मुदाफ़त कहते हैं, या बीमारियों से लड़ने की ताकत, आसान अल्फाज में, कि हमारे अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बीमारियों से लड़ने की ताकत रखी है, उसको कहते हैं इम्यूनिटी, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम। यानी वो पूरा सिस्टम आपकी बॉडी में जो इसको कंट्रोल कर रहा है, इससे कहा जाता है इम्यून सिस्टम। अब इसकी बहुत इजी सी डेफिनेशन कर लेते हैं इम्यूनिटी की, जो आपकी बुक में लिखी हुई है, कि वो सिस्टम या वो एबिलिटी बॉडी की कि जो रिकॉग्नाइज कर सकती है, पहचान सकती है द इंट्रूजन ऑफ फॉरेन मटेरियल। इंट्रूजन कहते हैं मुदाखलत, या मतलब बाहर से जो चीज़ अंदर दाखिल हो रही है उसको। तो कोई फॉरेन मटेरियल है, कोई ऐसा मटेरियल जो आपकी बॉडी का हिस्सा ऑलरेडी नहीं है और वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है, इंट्रूड कर रहा है, तो उस चीज़ को रिकग्नाइज कौन करता है? मतलब किसी को पता चलेगा कि कोई फॉरेन मटेरियल आया है अंदर, तो ही वो आगे कोई एक्शन लेगा ना। तो ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये इतना एफिशिएंट होता है कि ये बाहर से आने वाले मटेरियल को भी करता है, रिकग्नाइज कर लेता है। और रिकग्नाइज करने के बाद अगर उसको लगता है कि ये मटेरियल बॉडी के लिए सेफ़ नहीं है, तो वो फिर क्या करता है, वो डिफरेंट सेल्स को मोबिलाइज़ कर देता है। यानी मोबिलाइज़ तो वैसे कहते हैं ना, चलाना या मोबाइल फॉर्म में आ जाना, लेकिन यहाँ आप ये समझ लें वर्ड इस सेंस में यूज़ हुआ है कि वो सेल्स को एक्टिवेट कर देता है और उनके प्रोडक्ट्स को एज वेल, कि वो फिर क्या करें, उस मटेरियल को, उस पार्टिकल को, उस हार्मफुल सब्सटेंस को जो बॉडी में एंटर हो गया, उसको बाहर निकालें, से रिमूव करें बहुत स्पीड के साथ और बड़ी एफिशिएंसी के साथ। तो ये जो सिस्टम है ना, कि बाहर से आने वाले मटेरियल को पहचानना और फिर उसको बाहर निकालना, ये सारा कहलाता है इम्यून सिस्टम या फिर इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी की डेफिनेशन है। यहाँ पर जिन सेल्स की बात की गई है वो कौन से होंगे? देखें, हमने पीछे पढ़ा था, पीछे आपने सारे ब्लड सेल्स पढ़ लिए हैं, तो आपने यही पढ़ा था कि आपकी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो बनाने में वाइट ब्लड सेल्स का रोल है। तो यहाँ पर जिन सेल्स की बात हुई है वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं। और ल्यूकोसाइट्स में से भी जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का जो ज़्यादा इसमें रोल प्ले हो रहा होता है, वो हम इसको देखते हैं कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो उनमें कौन कौन से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। सो वो कहते हैं आपकी बुक में जी कि फ़िज़िकल बैरियर तो है, अल्लाह ताला ने हर किसी की बॉडी को प्रोटेक्ट किया हुआ है। किस तरह से? एक सर्टेन बैरियर, यानी एक रुकावट है, बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह या जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। किस तरह? फिज़िकल बैरियर कहते हैं जो फिज़िकली, यानी कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे स्किन है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स का जिक्र है यहाँ पर आपकी बुक में, कि जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं हमारी बॉडी की कवरिंग्स समझ लें। और जो स्किन है वो स्किन ने भी तो हमारी पूरी बॉडी को कवर किया होता है ना। तो ये जितनी कवरिंग्स हैं वो क्यों है? ताकि बाहर का जो कोई भी नुकसानदेह मटीरियल है वो हमारी बॉडी के अंदर ना आ जाए, क्योंकि मेन चीज़ है अंदर आना। जब वो अंदर आ जाता है तो ज़्यादा ख़तरा है कि वो अंदर आके कोई नुकसान पहुँचा सकता है हमारे सेल्स को। तो इसी तरह से ये बात है कि जिस तरह आप किसी चीज़ को कवर करते हैं तो उसकी जो आउटर कवरिंग है वही उसको बचा रही होती है ना, वो बैरियर होती है जो चीज़ अंदर है उससे। आप किसी भी सामान को, किसी चीज़ को जब कवर कर देते हैं कपड़े से, किसी भी चीज़ से, तो वो बेसिकली उस अंदर वाली पड़ी हुई चीज़ को बचाने के लिए होती है। तो फिज़िकल बैरियर्स तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, मगर इसके अलावा फेगोसाइट्स भी होते हैं आपकी बॉडी के, यही सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ही, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, जो अंदर आने वाले मटेरियल से हमें बचा रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक पूरा सिस्टम बनाया है। द थर्ड मैकेनिज्म इज़ द सिस्टम दैट इज़ कॉल्ड इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो आपको बेसिकली आपको बचा रहा है मटीरियल्स और वायरसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस। अदरवाइज अगर कोई लिविंग और थिंग नहीं भी है, वैसे भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस एंटर हुआ है तो उससे भी। तो अब इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें
कि आखिर इम्यून सिस्टम जो है वो किन कंपोनेंट से, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, उसमें आ जाते हैं जी 2 तरह के कंपोनेंट्स। बेसिकली तो एक ही है, मतलब लिम्फोसाइट्स का रोल बहुत ज़्यादा है आपके इम्यून सिस्टम में ना। लेकिन लिम्फोसाइट्स, यही लिम्फोसाइट्स कौन से थे, जो वाइट ब्लड सेल की टाइप्स थी, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो उसमें ग्रेनुलोसाइट्स में आते थे इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स, और ए ग्रेनुलोसाइट्स वाले जो थे उनमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो आपकी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम बनाना है ना, उसमें ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, दीज वाइट ब्लड सेल्स प्ले अ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्यूनिटी जो है वो लिम्फोसाइट्स के थ्रू ही जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और बनाई जा रही होती है आपकी बॉडी में। तो बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो लिम्फोसाइट्स हैं आपकी इम्यूनिटी के। बाकी वाइट ब्लड सेल्स भी डिफेंस में ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम जो मेन बात करें कि इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम बना कौन से सेल रहे हैं, तो वो लिम्फोसाइट्स हैं। और फिर लिम्फोसाइट्स क्योंकि एक ही तरह के नहीं होते, लिम्फोसाइट्स की 2 टाइप्स होती हैं, यानी लिम्फोसाइट्स भी 2 तरह के होते हैं आगे से, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इधर तक बात समझ आती है। हमने डेफिनेशन की, हमने ये बात की कि वैसे भी फिज़िकल बैरियर वगैरह हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है वो एक तीसरा सिस्टम भी अल्लाह ने दिया, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो हमारी बॉडी को बचाता है डिफरेंट फॉरेन मटेरियल से, बाहर से आने वाली चीज़ों से जो बॉडी के अंदर एंटर होने की कोशिश करती हैं। और अब हम इम्यून सिस्टम के, इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स पढ़ने लगे हैं कि आखिर इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का किन चीज़ों पर, किन सेल्स पर मुश्तमिल होता है। वो हैं जी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स की अगर हमने बात की तो हमने कहा लिम्फोसाइट्स 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स, वन इज़ बी लिम्फोसाइट, सेकेंड वन इज़ टी लिम्फोसाइट। अब बी और टी का क्या रोल है और इन्हें अलहदा से क्यों बताया, ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि इनकी बेस पे ही आप समझ लें कि आपका जो इम्यून सिस्टम है ना, ये इम्यूनिटी है, उसी की 2 टाइप्स बन गए हैं। इम्यून सिस्टम की समझ लें 2 टाइप्स बन गई हैं कि एक होती है लिम्फोसाइट्स की फंक्शनिंग के हिसाब से, जब टी सेल्स किल कर रहे हैं ना, और टी सेल्स जो भी फंक्शन प्ले कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इम्यूनिटी होती है वो होती है सेल मीडिएटेड। अगर हम सिर्फ टी सेल की फंक्शनिंग देखें ना इम्यून सिस्टम में, कि टी सेल है, कोई बाहर से आया है फॉरेन मटेरियल, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आया है, और ये जो टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स है ना, वो उस फॉरेन मटेरियल को, उस बैक्टीरिया वायरस को रिकग्नाइज कर रहे हैं, वो उसको किल कर रहे हैं, वो उसको जो भी इसके साथ सलूक कर रहे हैं, लेकिन टी सेल्स कर रहे हैं, टी सेल लड़ रहे हैं। लेकिन टी सेल के लड़ने का तरीका जो है ना वो अलग है। ये करते हैं डायरेक्ट अटैक। ये मतलब कोई मटेरियल, कोई बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल अंदर आ रहा है, तो ये उसको खुद रिकग्नाइज करते हैं, फिर ये आगे उसके साथ क्या सलूक करना है, किस तरह उसको किल करना है, क्या करना है, ये सारा कुछ ये खुद डायरेक्टली कंट्रोल कर रहे होते हैं और डिसाइड करते हैं। इनका अपना ही अलहदा समझ लें एक प्रोसेस है। तो इसलिए हमने इसका जो टी सेल जिस तरह फंक्शन करता है ना, उसको हम एक अलहदा ही कह देते हैं कि ये ज़रा डिफरेंट तरह का इम्यून सिस्टम है। टाइप्स हैं इम्यूनिटी की भी या इम्यून सिस्टम की, और ये 2 तरह के इम्यून सिस्टम हर किसी में, इम्यूनिटी की टाइप्स होती हैं हर किसी में। तो ये जब टी सेल अपना लड़ रहा है, कॉम्बैट कर रहा है, कॉम्बैट का वर्ड आपकी बुक में शायद यूज़ किया होगा, वो लड़ने को ही कहते हैं बैक्टीरियाज और वायरसेस वगैरह से, तो उसको कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और दूसरी जो टाइप है या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो, अच्छा इसको सेल मीडिएटेड पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स फाइट कर रहे हैं, और वो सेलुलर फॉर्म में ही वो खुद ही से डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह से इसको किल करना है, कोई केमिकल्स रिलीज़ करने हैं या जो भी। तो इसमें सिर्फ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, टी सेल्स, इसीलिए इसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। जो बी सेल है ना, बी सेल्स यानी बी लिम्फोसाइट्स, इन्होंने भी करना यही है कि बाहर से जो मटेरियल आया उसके अगेंस्ट फाइट करना है और उसको रिकग्नाइज करना है, सब कुछ करना है। लेकिन ये ना, इसमें फ़र्क आ जाता है।
ये टी सेल्स की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते, इनका रिस्पॉन्स डिफरेंट है। ये क्या करते हैं, जब इन्होंने बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल को रिकग्नाइज कर लिया है ना, बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल को कहते हैं एंटीजन, एंटीजन भी कहा जाता है। तो जब इन्होंने बाहर से आने वाली एंटीजन को रिकग्नाइज कर लिया है, तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने एक डिफरेंट तरह के सेल्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर देना है। जब इन्हें पता लग गया ना कि बॉडी के अंदर कोई ख़तरनाक मटेरियल आ गया, तो इन्होंने जी प्लाज्मा सेल बनाने हैं, प्लाज्मा सेल के क्लोन्स बनाने हैं, बल्कि क्लोन्स कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में रेप्लिकेट एक कॉपीज़ बनाना ढेर सारी। तो एक प्लाज्मा सेल नहीं बनाते ये, जब कोई बी सेल किसी एंटीजन को, किसी फॉरेन मटेरियल को रिकग्नाइज कर लेता है, फिर वो उसके अगेंस्ट ढेर प्लाज्मा सेल का लगा देता, बनाना शुरू कर देता है। ये बी सेल है और इसी ने आगे फिर बहुत सारे, समझ लें, प्लाज्मा सेल का एक क्लोन बना दिया, एक मजमुआ सा बना दिया है आफ्टर रिकग्नाइजिंग द एंटीजन और फॉरेन मटेरियल। इसको आप एंटीजन समझ लें, दिस इज एन एंटीजन। तो होता क्या है, ये जो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस कर दिए बी सेल ने, ये बी सेल था ये वाला, फिर इसने बना दिए प्लाज्मा सेल्स। तो जब प्लाज्मा सेल बनते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये फिर अपने अंदर से बनाते हैं कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स, वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जो स्पेसिफिक हैं उस एंटीजन के लिए। और उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं एंटीबॉडीज, या फिर एंटीबॉडीज कहते हैं, या इनका दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलेंस। ग्लोबुलेंस प्रोटीन्स के लिए यूज़ हुआ है, और इम्यूनो यही कि जो इम्यून सिस्टम में आपके जो है ना यूज़ हो रहा है। तो अभी तक मैंने बी सेल का आपको क्या मैकेनिज्म बताया है कि बी सेल ने जब फॉरेन मटेरियल को आइडेंटिफाई करना है ना, तो उसने फिर क्या करना है, उसने वो बी सेल्स ने क्लोन्स बनवाना शुरू कर देने, दैट कन्वर्टेड इनटू सम अदर टाइप ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल्स फिर क्या करते हैं, ये बनाते हैं प्रोटीन्स कुछ खास किस्म की, दीज आर कॉल्ड एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबुलेंस। और ये एंटीबॉडीज़ फिर जाके उस आईवी एंटीजन के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अब आई थिंक कि आपको एंटीबॉडीज़ की समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है और ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं इन्फेक्शन और बैक्टीरियाज और वायरसेस के अगेंस्ट लड़ने के। एंटीबॉडीज़ उस सर्टेन वायरस या बैक्टीरिया जो भी अंदर आया बॉडी के, उसके ऊपर जाके चिपक जाती हैं, अटैच हो जाती हैं उसकी सरफेस के साथ, और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। बनती ये आपके यही बी सेल बना रहे होते हैं इनको, और ये अगर लिम्फेटिक सिस्टम में बन रही हैं, लिम्फ वगैरह में बनने के बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन में इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है जी। तो आगे इसके क्या, ये आपको आई थिंक समझ आ गया। इसीलिए जो बी सेल का मैकेनिज्म है ना, इसका नाम और है, इसको कहते हैं ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल इम्यूनिटी। टी सेल वाले जिस तरह से लड़ाई करते हैं बाहर के मटेरियल से, उनको कहते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, और ये जिस तरह करते हैं इसे ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहा जाता है। ठीक है जी। और देखें टी सेल का रोल जो है ना, सिर्फ फॉरेन बैक्टीरिया या वायरसेस में नहीं है। उन्होंने लिखा है फॉरेन अगर आपने कोई टिश्यू भी लगा दिया ना बॉडी के अंदर, तो उसको भी ये टी सेल रिकग्नाइज कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, जो समटाइम्स नुकसानदेह भी हो जाता है, क्योंकि जैसे वो करते हैं किसी के बॉडी से टिश्यू लेकर, कोई भी टिश्यू, मतलब कोई लिवर ट्रांसप्लांट किया है, किडनी ट्रांसप्लांट किया, उसके अपने टिश्यूज़ थे, वो बॉडी में लगाए हैं। अब वो तो नुकसानदेह नहीं है, वो तो एक अच्छे मकसद के लिए लगाए गए थे, पर ये टी सेल्स समझते हैं कि ये भी नुकसानदेह हैं और जाके उन्हें भी किल करना शुरू कर देते हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा होता है। तो इसको कहते हैं कि टिश्यू रिजेक्शन का एक वर्ड यूज़ हुआ है आपकी बुक में, और फॉरेन मटेरियल वगैरह को। अब देखें टी और बी सेल में आपको एक वाज़ह फ़र्क ये नज़र आ रहा है कि टी सेल्स जो है ना, वो डायरेक्ट कर रहे हैं अपना काम फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट, उसको रिकग्नाइज करते हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने जो भी करना है खुद उसको इंगल्फ करना है, या कोई केमिकल्स रिलीज जो भी करना है खुद। बी सेल ने क्या किया, बी सेल ने प्लाज्मा सेल बनाए और फिर
उनसे भी एंटीबॉडीज़ बनी है, फिर वो एंटीबॉडीज़ जाके उसको किल कर रही हैं। तो इस तरह से ये डिफ़र करते हैं कि बी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स और टी लिम्फोसाइट का जो रिस्पॉन्स है, और इसी की बेस पे बी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स हीमोरल रिस्पॉन्स कहलाता है और टी लिम्फोसाइट का रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहलाता है। आई थिंक आई हैड मेड क्लियर दिस बोथ टाइप्स, बिकॉज आई थिंक कि समटाइम्स ये शॉर्ट पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीमोरल रिस्पॉन्स एंड टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। तो आपकी बुक में ये जो हमने इम्यूनिटी का टॉपिक है ना, उसके एंड में ये दोनों टाइप्स को लिखा हुआ है। अब थोड़ी सी बीच मिडल की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में बहुत ज़्यादा वो बिखेर के लिखा हुआ है कि शुरू में कोई और बात कर दी, एंड में कोई और बात कर दी, तो इसलिए मैंने आपको एक सीक्वेंस से पढ़ाया है। अब जो एंटीबॉडीज़ का हमने जिक्र किया है ना, जैसे हमने कंपोनेंट्स की बात की थी कि लिम्फोसाइट्स मेन कंपोनेंट्स हैं इम्यून सिस्टम के, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। फिर मैंने आपको उनका फंक्शन बता दिया कि दोनों काम किस तरह करते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में एंटीबॉडीज़ को काफ़ी डिस्कस किया हुआ है जी, कि एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिनको हमने कहा था, ये बहुत अहम कंपोनेंट है आपकी इम्यून सिस्टम का, और इनकी प्रोडक्शन बी लिम्फोसाइट्स करते हैं, और इनकी प्रोडक्शन स्टिमुलेट कौन कराता है, मतलब ये हमेशा प्रोड्यूस नहीं होती रहती। अभी मैंने आपको बताया कि जब तक एक बी सेल एक फॉरेन मटेरियल से उसका इनकाउंटर नहीं होता, सामना नहीं होता, तब तक वो प्लाज्मा सेल नहीं बनाता, और फिर प्लाज्मा सेल नहीं बनेंगे तो एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनेंगी। इट डज मीन कि एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनकी प्रोडक्शन कौन स्टार्ट करवाता है, एंटीजन। एंटीजन मैंने किसको कहा, किसी भी बाहर से, आपकी बॉडी के बाहर से आने वाले मटेरियल को, तो दैट इज़ कॉल्ड एंटीजन। यानी कोई बाहर से बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, एनी अदर हार्मफुल सब्सटेंस आ गया, तो वो एंटीजन है, ठीक है जी। और उसका काम क्या होता है कि उसने एंटीबॉडी की प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देनी है आपकी बॉडी में। तो यहाँ पर ना एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की डेफिनेशन लिखी हुई है, उनको आपने समझ लेना है। और ये रिस्पॉन्स जो है ना, एंटीजन एंटीबॉडी, दिस कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, ये सिर्फ हम में वर्टिब्रेट्स के जो, यानी ये जो हायर एनिमल्स हैं ना, उनमें ये पाया जाता है ज़्यादा, इतना स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कि एक सर्टेन एंटीजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बन जाती है, वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही उसको किल कर सकती है। स्पेसिफिसिटी का आप ये समझ लें कि जैसे अगर एक एंटीबॉडी है, वो बनी है, एक वायरस है हेपेटाइटिस का वायरस, ठीक है, और फिर कोई वायरस आया था किसी की बॉडी में, उस इंसान की बॉडी में आया कोई और वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस कर लेते हैं, जो ज़ुकाम का वायरस होता है। तो एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं, मतलब वो अपने शिकार को समझ लें, पहचानती हैं कि उन्होंने किसको किल करना है, कि जो एंटीबॉडी हेपेटाइटिस के अगेंस्ट बनी है ना, उसके वायरस के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस के वायरस के अगेंस्ट, वो कभी भी इन्फ्लुएंजा वायरस को किल नहीं कर सकती। इतनी स्पेसिफिक होती हैं कि ये स्पेसिफिक काम करती हैं। इसी तरह से जो एंटीबॉडी इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट काम कर सकती है, वो हेपेटाइटिस के अगेंस्ट नहीं काम कर सकती। तो ये क्यों नहीं कर सकती, देखें, वो ख़ास समझ लें कि जो बैक्टीरिया की शक्ल और सूरत, या वो उसकी कुछ, जैसे आपने एंजाइम वगैरह का रोल पढ़ा था ना, कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं और वो स्पेसिफिक शेप्स के साथ ही जाके अटैच होते हैं। आप ये समझ लें कि इनका भी अटैचमेंट होने का और वो हर चीज़ का, ये बड़ी स्पेसिफिक बनी होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दैट सर्टेन एंटीजन, तो इसलिए। और इसके अलावा एंटीबॉडीज़ बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, बी वाले लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, और ये लिम्फ में बनती हैं, मतलब जो आपके लिम्फेटिक टिश्यूज़ हैं ना, पीछे भी बात हुई थी एडिनोइड्स, और ये सारे जो आपके लिम्फेटिक टिश्यू हैं, इनमें ये बनते हैं, और फिर ये पहुंचा दिए जाते हैं ब्लड में, और फिर जब वो ब्लड में आते हैं तब वो आपके एंटीजन्स के साथ फाइट करते हैं। देख, अब एक एंटीबॉडीज़ की फ़ाइट की आपकी बुक में एक डायग्राम है, ये वाली, ये देखें जी, ये एक बैक्टीरिया या वायरस है जिसकी सरफेस पर ये लगे हुए हैं एंटीजन्स के मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, और इसके अगेंस्ट बनी है एंटीबॉडीज़, ये एंटीबॉडीज़ हैं, और ये आके फिर उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगी, यानी उसके साथ चिपक जाएंगी, और जब वो चिपक जाएंगी फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी इन सेल्स को, और इस तरह हमारी बॉडी का छुटकारा मिल जाएगा इन वायरसेस और बैक्टीरिया से।
अब एक आखिरी बात करते हैं जिसका एज सच टॉपिक में जिक्र नहीं है, लेकिन डायग्राम बनाई गई है। ठीक है जी, तो डायग्राम बनी है तो हम भी उस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, एमसीक्यू पूछ सकते हैं, शॉर्ट पूछ सकते हैं। वो है एंटीबॉडी की डायग्राम। एंटीबॉडीज जो है ना, एंटीबॉडीज वो होती हैं वाई शेप, इस तरह से। एंटीबॉडीज जिनको हमने कहा है ना, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्लाज्मा सेल बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, इनकी शेप होती है वाई। इनमें होती हैं टोटल 4 चेन्स। कितनी चेन्स होती हैं? 4 चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बनी होती है? अमाइनो एसिड से मिलकर। अमाइनो एसिड मिलते हैं तो पेप्टाइड चेन्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है। सो देयर आर 4 polypeptide chains present in a molecule of immunoglobulin और एंटीबॉडी, जिनमें से 2 होती हैं कांस्टेंट, जिनमें से 2 होती हैं हैवी चेन और 2 होती हैं लाइट चेन्स। 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स। ठीक है, 4 चेन से बना होता है। यहाँ आपको ये नज़र आ रही हैं 2 चेन्स, ये 2 चेन्स हैं, और दोनों हैवी चेन्स एक तरह की होती हैं, दोनों लाइट चेन्स एक जैसी होती हैं, बिल्कुल। ठीक है, आइडेंटिकल होती हैं। ये हैं 2 हैवी चेन्स, H रिप्रेजेंटिंग हैवी। ये है जी एक लाइट चेन, दूसरी लाइट चेन, और ये आपस में जुड़ी होती हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के साथ। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं और ये अटैच होती हैं। ये है लाइट चेन, ये वाली है लाइट चेन। 1 2 3 4, ये पूरी, ये एक हैवी चेन है, ये दूसरी हैवी चेन, ये एक लाइट चेन, ये दूसरी लाइट चेन। ठीक है जी। और एक बात ये है कि इन हैवी चेन्स का कुछ पार्ट कांस्टेंट होता है, यानी वो कभी नहीं बदलता, सेम रहता है, और उनका स्ट्रक्चर के हवाले से। तो इतना पोर्शन जो है जिसको सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज कांस्टेंट पोर्शन जो चेंज नहीं होता। और ये वाला पोर्शन है वेरिएबल पोर्शन अमाइनो एसिड का, ये इसका लाइट। इसी तरह लाइट चेन में भी कांस्टेंट रीजन होता है, वेरिएबल रीजन होता है, कांस्टेंट पोर्शन होता है, आधी चेन कांस्टेंट, आधी चेन वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो सकता है, तब्दील हो सकता है, और ये वेरिएबल पार्ट ही होता है दोनों लाइट और हैवी चेन्स का, जहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग होती है। यानी वो जो मैंने कहा था ना कि वो जाके बैक्टीरिया या वायरस के साथ बाइंड कर जाता है, वो अपने इस हिस्से के साथ करता है एंटीबॉडीज। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपकी बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है, और उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है पिंक कलर में लिखी हुई, वो अगर आप पढ़ें तो उसमें ये सारी बातें लिखी हैं, चेन्स कितनी हैं और इसका स्ट्रक्चर मेनली क्या है। तो आप ये कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मे बी दे वो आपको बोर्ड में कह दें कि इसको ड्रॉ कर दें, एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें, उसको लेबल कर दें। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। वाई एक आपने बनाना है और उसमें लाइट और हैवी चेन बता देनी है, उनके कांस्टेंट और वेरिएबल पोर्शंस बता देने हैं। ये जो चेन्स हैं ये सारी आपस में, ये दोनों भी आपस में जुड़ी होती हैं। देयर आर डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो ये था जी आपका इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी की डिटेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इम्यूनिटी की टाइप्स डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 14। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 14 ख़त्म हो जाएगा। इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है कि इम्यूनिटी इंक्रीज़ करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो जो चीज़ें कहते हैं ना कि ये चीज़ें खाएं या ये वो इसीलिए कि वो आप में आपके इन वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ाएं, ताकि फिर अगर कोई बाहर से कोई वायरस आ जाए उस तरह का जो आजकल है, आपकी बॉडी इजीली उसको डिटेक्ट करे, यानी कि क्या करे, उसको रिकग्नाइज कर ले और उसको फटाफट उस वायरस को किल करके निकाल दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता और आपकी बॉडी उस वायरस से या जो भी फॉरेन मटेरियल अंदर आया उससे नहीं लड़ पाती, तो फिर आप बीमार हो जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपको बीमार कर पाता है, या वो इतना स्ट्रॉन्ग है और आपका भी इम्यून सिस्टम थोड़ा स्लो है,
अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कोई भी बीमार हो गया है इसका मतलब है कि वो उसका इम्यून सिस्टम स्लो है। कुछ बैक्टीरिया और वायरसेस ही बड़े फास्ट होते हैं कि वो बड़ी जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। खैर, ये जो वैक्सीन्स का थोड़ा सा इशू है वो भी हम जब ये लास्ट इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि वैक्सीन बनाने का क्यों आजकल है कि वैक्सीन बन जाए तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखें, जिन बैक्टीरिया या वायरसेस के अगेंस्ट मेडिसिन नहीं ना बन पाती, कोई दवाई वगैरह या जो हम दे लेते हैं, तो फिर उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन काम आती है। जैसे पोलियो का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, लेकिन वो वैक्सीन से आप उससे उस बीमारी से बच सकते हैं। वैक्सीन किस तरह बीमारी से बचाती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।